के अगले कई हजार साल तक ये मेरी बहनें अभी तुझे मिली क्या मेडिकल साइंस की है भाई, ये कभी यहाँ मुंह खोल कर बैठी होती। डॉक्टर अम्बेडकर ने हर बीमारी का इलाज भी कर दिया। हमने उस मनवाद नाम की बीमारी का इलाज डॉक्टर अम्बेडकर हमें देकर गए। हमने उसका प्रयोग तो किया लेकिन कम समय के लिए प्रयोग किया। काम लोगों को करवाएगा तो अम्बेडकर वाली ही कर पाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री की तरह नहीं, बिना जांच पड़ताल किए ही गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दे। जैसे अभी दिल्ली में सरकार आई, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वहां जो गरीब शोषित वंचित झोंपड़ियों में रहते थे, जिन्होंने कूद कूद कर बीजेपी को वोट दिया, कहा नहीं बीजेपी हमारी पार्टी है, बीजेपी हमारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम किया तो उनके घरों को लौट देने का काम किया। आज वो सड़कों पर होते हुए घूम रहे हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर का 26 जनवरी का कोर्ट भी याद कराता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 में संविधान सभा में संविधान लागू करा करके मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ के नेता ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने रानी का पेट जीत लिया, राजा रानी के पेट से नहीं, यहाँ के गरीब शोषित वंचित वर्ग मजदूर किसान महिलाओं दलितों के वोट से जन्म लेगा। तो समय के नेता बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार देते चले हो, लेकिन तुम हमें जानते नहीं हो, तुम्हारे लोगों को डराएंगे, हम तुम्हारे लोगों को धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे लोगों को खरीदेंगे, लेकिन इस देश में राजा अपना लाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। क्या इस देश में राजा हमारा है? इस देश में सबसे बड़ी आबादी किसकी? दलित पिछड़े मुसलमानों की आबादी है ना। और राजा किसका बैठा? उस मनु की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले का राजा बैठा है। वो 10% लोग डॉक्टर अम्बेडकर को 26 जनवरी 1950 को कहे थे, उन्होंने वो काम किया और इस देश में राजा अपना बना दिया और अपना राजा बना करके अपनी विचारधारा स्थापित कर दी। और मुसलमानों को मारे, दलितों को मारे, और रेपिस्टों को छोड़े, ये उनकी विचारधारा उसको उन्होंने स्थापित किया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने मुस्कुराते हुए एक बात और कही, कहा मैं जानता हूं मेरे लोग गरीब हैं, तुम उनको डराओगे धमकाओगे तो डर जाएं, धमकाओगे तो शायद अपना घर के परिवार को छोड़कर चले जाएं, तुम लालच दोगे रोटी के इलाज में, बच्चों की बीमारी के लिए, भूख में वो आपसे लालच में पैसे भी ले लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन ये समाज खड़ा हुआ, जिस दिन ये समाज शिक्षित हुआ और इसकी समझ आ गया कि यहाँ लड़ाई धर्म की नहीं राजकारण की है, ये 1 घंटे में तुम्हारी सत्ता को उलट पलट करके गिर देगा और यहाँ पर राज कायम कर देगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को कह रहे हैं। मैं जब उस परिवेश को सोचता हूँ, उस परिवेश के बाद कांग्रेस का लंबा समय देखता हूँ और उस कांग्रेस के लंबे समय में दलित नेता के साथ साथ बाबू जगजीवन राम का भी परिवेश देखता हूँ और फिर उसके बाद जनसंघ का निर्माण, उसके बाद यहाँ बसपा का निर्माण, उसके बाद यहाँ समाजवादी का निर्माण, तक मैं उसका सारा परिवेश देखता हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को जो मनवादियों ने उस समय बात कही, आज भी उसी पर काम चल रहा है। जिस काम पर जो बात डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी उस पर अभी हमने काम शुरू नहीं किया। अब हमें उस पर काम शुरू करना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन मेरे लोग शिक्षित हो गए, जिस दिन मेरे लोगों को समझ में आ गया कि तुम्हारा तख्ता उलट पलट करेंगे, अब वो समय आ चुका है कि हमारे लोग शिक्षित भी हैं, मजबूत भी हैं, पैसे वाले भी हैं, संसाधन भी हैं, अब मनवादी व्यवस्था का तख्ता पलट करने का समय आ गया। अब वो कहावत पूरी करनी है कि अपना होगा अपनी मरोड़, पियो पियो नहीं तो फोड़, अपनी व्यवस्था होगी, कैसे चलानी है ये हम तय करेंगे, कोई आकर हमें नहीं बताएगा व्यवस्था कैसे चलानी, ये सब बात है। लेकिन मुझे फिर अफसोस होता है, हमारी पूर्व की पार्टियां जिन्हें मनवादियों से लड़ना चाहिए था, जिन्हें अवसरवादियों से लड़ना चाहिए था, जिन्हें पूंजीपतियों से लड़ना चाहिए था, वो भी हमारे लिए कार्यकर्ताओं से लड़ बैठे हैं। वो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोटा करने को लगे हुए हैं। मैं पूछता हूं नेताओं से कि क्या कसूर हम लोगों का कि डूबते बहुजन आंदोलन को, जब बहुजन आंदोलन को सर्जन कराया जा रहा था, उस समय कुछ युवक खड़े होकर इसका विरोध करने को आए तो क्या गलत किया? जब इस देश में बेटे की इज्जत लुट रही थी, उस इज्जत लुटने के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों ने क्या गलत किया? जब इस देश में
गलत किया और पूछता हूँ लोगों से। मैं बड़े मन से कहता हूँ, मैंने बहन की बहुत अदा करता हूँ, हमारी पूरी टीम अदा करती है, लेकिन ये आदर विचारधारा से बड़ा नहीं हो सकता। ये आदर डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से बड़ा नहीं हो सकता। ये आदर पूरे साहब अम्बेडकर की विचारधारा से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम अपने पूछे तो कहें बुद्ध की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम प्रकाश कबीर की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें पूत कहलाने का अधिकार नहीं है। हमको पूत है इस देश के अंदर। और मुझे यही सिखाया गया, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे यही सिखाया कि अपने बाप दादाओं की विचारधारा को आगे बढ़ाओ। जिन्होंने तुम्हारे बाप दादाओं की हत्या की, उस विचारधारा को कभी आगे बढ़ने मत दो। तो हमारी पूरी टीम बीमारी की जगह समाज पार्टी की तथागत बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, संत रविदास कबीर की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। हमारी पूरा संगठन, पूरा पार्टी बहुजन आंदोलन के लिए समर्पित है, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम किसी भी आडंबरवादी व्यवस्था का संग, किसी भी आडंबरवादी व्यवस्था का कभी संरक्षण नहीं करेंगे, कभी उसके साथ नहीं खड़े होंगे। यही हमारी विचारधारा है, यही विचारधारा मान्यवर साहब काशीराम साहब की थी कि वो कभी किसी आडंबरी व्यवस्था के साथ खड़े नहीं होंगे, वो अपनी व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं। मैं यहाँ तमाम बैठे साथियों से कहता हूं, हो सकता है कि बीमारी के पास आजाद समाज पार्टी के पास संस्था ना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो सकता है हमारे कार्यकर्ता के पास बैनर पोस्टर लगाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन समझो, जानो, परखो कि अगर हम अपने बाप दादा का काम ना करें तो किसका काम करें। जैसे मैं एक छोटे बच्चे को देख रहा हूं, उसने पोस्टर आज में दिया हुआ है, भीम आर्मी चीफ भाई वीरेंद्र सिंह वाल्मीकि समाज स्वागत करता। मैं पोस्टर देख रहा हूं। ये समाज कोई अलग समाज नहीं, मेरा खुद का समाज है। इस तरह के 6,743 समाज इस देश के अंदर है, जिनको काशीराम साहब ने शुरू किया। अब ये काम हमें करना है कि वो 6,743 जातियों को फिर से लाकर एक जगह खड़ा कर देना है। इन जातियों को बड़ी मुश्किल से वर्ण व्यवस्था से बाहर निकाला गया। हमारे लोगों ने जातियों को फिर से वर्ण व्यवस्था में धकेलने का काम किया। अब फिर हमें उनको वर्ण व्यवस्था से बाहर निकालकर एकजुट ला करके खड़ा करना। हमें तर्क के आधार पर यह बताना है कि आज इस देश के अंदर बहुजन विचारधारा को कोई आगे बढ़ा रहा है तो उसका नाम सिर्फ एक चंद्रशेखर उसका नाम है, दूसरा कोई नाम नहीं। आपने देखा होगा जब चंद्रशेखर भाई नगीना लोकसभा से सांसद बने, मान्य सुनील चित्तौड़ साहब के आदमी वहां में पूरा कार्यभार लगभग रहा, और वहां से कितने लोग आ रहे हैं, कहां जाएंगे, कितनी मीटिंग होंगी, सब कुछ रहा। मैं भी वहां 4-5-6 महीने रहा तो मैंने ये देखा कि जिसे बार बार जिसका तिरस्कार किया जाता है, सारी पार्टी कुछ ना कुछ बोलती रहती है। हर जिस व्यक्ति के नाम डेली 100 से ज्यादा वीडियो उसके विरोध में चलती है, उसको चुनाव हराने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री, पूर्व के 2 बार के मुख्यमंत्री, यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर और तमाम ताकतें लगी कि उस शख्स को कैसे हराया जाए। सारी बीजेपी, सारी कांग्रेस, सारी समाजवादी, सारी व्यवस्था वहीं आकर पड़ी कि कैसे उस शख्स को हराया जाए। लेकिन वो शख्स इतना सिद्धांतवादी था, इतना तर्कवादी था, उसके कार्यकर्ता इतने मजबूत थे कि वो सब लोग जो बड़े बड़े लीडर थे वहां पहुंचे, वो भूखी खा करके आए और हमारा नेता वहां एक भारी बहुमत से जीतता व्यक्ति बना। मैं तो अपने नेता का भी शुक्रिया करता हूं कि संसद में उस तक का ये आवाज उन्होंने दी, उस आवाज का नाम था जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसे ही वो आवाज उन्होंने दी तो वहां बैठी मनवादी व्यवस्था के लोगों के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने कहा कि आप पूरी बात ये पूरा भाषण नहीं दोगे। जब उन्होंने कहा जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय जवाहर, तो उनके पेट में दर्द हुआ कि एक अम्बेडकर की असल औलाद और कैबिनेट में पहुंच गई है, ये तुम्हारा बड़ा नुकसान है। और हमारे नेता ने ठीक ऐसा ही किया, संसद में पहुंचकर हर मामले को इतनी मजबूती और खूबसूरती से उठाया कि सरकार न चाहते हुए भी सरकार को मामलों का सोल्यूशन करना पड़ा। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं
कि मेरी कौम के लोगों, ऐसे देश की सर्वहारा समाज के लोगों, ऐसे देश के किसान मजदूरों, कि अगर ये चाहते हो कि आपकी ताकत बने और आपका राज आए, आपके बच्चे के छाती व्यतीत करे, तो इस बार आंख बंद कर आजाद समाज पार्टी के कंधे को मजबूत कर दीजिए। गांव-गांव जाकर समझाओ कि पिछले 70-80 साल से तुमने सारी पार्टियों का राज देखा, वामपंथियों का राज देखा, बीजेपी का राज देखा, कांग्रेस का राज देखा, बसपा का राज देखा, समाजवादी का राज देखा, अलग अलग राज्यों में अलग पार्टी का राज देखा। कि अगर ये चाहते हो कि वाकई और भी कोई मजबूत राज आए, तो एक बार चंद्रसेना राज का भी राज करके देखो, पता लग जाएगा। मैं भीम आर्मी के साथी से भी कहता हूं, बहुत सारे साथी मुझे फोन करते हैं, भैया ये परेशानी है। मैं उनको बताऊं, हमारे पास डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा परेशानी नहीं है, हमारे पास काशीराम साहब से ज्यादा परेशानी नहीं है, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख से ज्यादा परेशानी नहीं है। अपने आप को तैयार करो, इस मिशन के लिए तैयार करो। ये मिशन तुम्हें कुछ दे ना दे, लेकिन जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को इस मिशन में रहते सम्मान नहीं मिला, काशीराम साहब को इस मिशन में रहते सम्मान नहीं मिला, लेकिन आज एक बाबा साहब की फोटो की तरफ घूर कर देख लेता है तो उसकी आंखें निकालने का दम रखते हैं, और काशीराम साहब की फोटो को फाड़ देने का दम रखता है, तो उसका हाथ उठाने का दम रखते हैं। ऐसे ही तुम्हारे जाने के बाद, अगर पक्के मिशन में रहोगे, तो तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया तुम्हारे गले में फूल माला लेकर खड़ी होगी, करने में नहीं, ये आदमी था जो मिशन का पक्का आदमी, ये करना पड़ेगा मेरे साथियों। बट हम मुझे कहते कोई बुरे नहीं है। आज तो कांग्रेस के बड़े नेता भी संविधान आज में उठाए, सिर पर लटकाए घूम रहे हैं, जिन्होंने कभी जीवन में संविधान की बात नहीं की। आज वो पार्टियां जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ देती है, आज वो संविधान को सिर्फ हाथ में उठा करके अपनी सीटें बढ़ाने जा रही है। और हम जिनके लिए संविधान लिखा गया, जिनके पुरखों ने ये संविधान दिया, अपना पूरा जीवन लगा करके हम आज भी अंधेरे में कहीं खो जा रहे हैं। मेरे साथियों, लोकतंत्र का मतलब समझो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोकतंत्र का मतलब समझो और इस व्यवस्था को स्थापित करने का काम करो। अगर ये व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो मुझे कोई आशा नहीं, पूरी उम्मीद है, क्योंकि आज तक इतिहास उठाकर देखते हैं कि मौलाना आंदोलनकारी ने कभी किसी के विरोध की बात नहीं की, कभी तथागत बुद्ध ने किसी के विरोध की बात नहीं की, संत रैदास ने विरोध की बात नहीं की, संत कबीर ने, गुरु नानक देव ने, गुरु घासीदास जी ने, सब हमारे प्रत्येक पुरखे ने समानता की बात की है। और जब हमारे प्रत्येक पुरखे समानता की बात कर रहे हैं, तो हमें भी सोच चलना हो। आप सोचो कि आप कोई मथुरा जिले के आखिरी गांव में जाते हैं, उस गांव में पढ़ने वाला बच्चा तो अच्छा है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन उस बच्चे के पास संसाधन नहीं है, उसे कोई बताने वाला नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैं इंटर में था, मुझे ये नहीं पता था करना क्या है। मैंने इंटर के बाद ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद एमए में एडमिशन ले लिया, 1 साल करके छोड़ दिया, छोड़ने के बाद पिताजी के पास चला गया, फिर 2 साल बाद आया, फिर दोबारा आकर पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। जब पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तो तब पता लगा करना क्या है। जब पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद फिर मैंने तैयारी शुरू की, बैंक की तैयारी शुरू की, पुलिस की तैयारी शुरू की, कहीं ना कहीं भर्ती हो जाऊंगा। यानी कि सीधा मतलब यह है, हमारे बच्चों तक तो जानकारी नहीं तो करना है। आज भी हमारे घर के बच्चे पढ़ लिख करके जानकारी के अभाव में घर में जाते हैं, लेकिन आज भी हमें कोई बताने वाला नहीं, हमें को समझाने वाला नहीं। कौन करेगा इस काम को? कहां से आएंगे वो समझाने वाला? कहां से होगा कैडर तैयार? कहां से आपकी सुख सुविधाओं का समाधान होगा? कहां से आपके दुख का निवारण होगा? ये सोचने की बात है। इन सब का निवारण कैसे होगा कि आप इस देश के अंदर अपना शिक्षा मंत्री बना लो, और शिक्षा मंत्री एक पर्चे पर साइन करके ये डाले कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान की जो प्रस्तावना है वो हर स्कूल में प्रार्थना से पहले पढ़ाई जाएगी। तो भारत के हर स्कूल में से एक सिग्नेचर से वो संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। पहली कहेंगे हम भारत के लोग, विकास होगा जब लोकतंत्र के अंदर अपनी शक्ति बनाओ। ये जो आज स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसका
अगर 27,000 स्कूल बंद होते हैं तो 28,000 ठेकों को खोला जाता है। इसलिए आप प्राइमरी स्कूलों का कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। एक प्राइमरी स्कूल का टीचर जो बाकायदा बीएड बीटीसी करके प्राइमरी स्कूल में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके जब वो टीचर बनता है, उसकी पढ़ाई ऐसी हुई है कि उसको ये बताया कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। अरे प्राइमरी स्कूल में, माफ कीजिएगा, प्राइवेट स्कूल में इंटर पास करके जाओ पढ़ाओ, कौन सा अच्छा पढ़ा पाएगा? प्राइवेट पढ़ाया, प्राइवेट वाला, प्राइवेट वाला पढ़ाएगा। हाँ, आपको भी प्राइवेट में पढ़ते कौन बच्चे हैं? गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। और जब इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, सिस्टम में सीखते हैं, आगे क्यों बढ़ते हैं, तो उसका बड़ा दर्द होता है। बड़ा दर्द होता है। इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो शिक्षा का जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो 8,000 10,000 रुपए फीस जमा करोगे तब आपका बच्चा पढ़ेगा। और अगर आपके पास 8-10,000 रुपए नहीं है तो अगर मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं तो मेरे लिए अगली व्यवस्था कर दी गई है कि मैं भी रिक्शा ही चलाऊंगा। अगर मेरे पिता मजदूरी करते हैं तो उन्होंने स्कूल बंद करके ये व्यवस्था तैयार कर दी है कि अगर तेरा पिता मजदूरी कर रहा है तो तुझे भी मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पिता झाड़ू लगा रहे हैं तो उसके बच्चे को भी झाड़ू लगानी पड़ेगी। ये व्यवस्था सरकार ने तुम्हारी सबकी कर दी है, सब लोगों की कर दी। वो उन्होंने किसी ने की, किस ताकत में की? वो उसने इसलिए की क्योंकि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, कैबिनेट में उन्होंने फैसला पास कर दिया, उन्होंने इसलिए कर दिया। सोचो इस देश का बहुमत कहां खड़ा कि आबादी के हिसाब से इस देश में 90% है, 85% है, लेकिन बुद्धि के हिसाब से कहां है? स्कूल बंद हो जाते हैं, एक नेता वो खाने वाला नहीं मिलता कि आखिर वो गांव में लाश मुहाने पर दलित पड़ा है, मुसलमान पड़ा, उसका बच्चा पढ़ने कहां जाएगा? उसके तो जिनका कभी कोई साधन नहीं, कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं। समझो इन समस्याओं का समाधान क्या है, कहां, कैसे, क्यों? इन सब समस्याओं का समाधान आपके वोट में है। और ये वोट आपकी बड़ी शक्ति है। आज एक मुस्लिम को दाढ़ी के नाम पर सड़क चौराहे के बीच में खड़े होकर पीट दिया जाता है। अगर एक गाड़ी में मीट जो है वो गाय का नहीं है, तब भी बजरंग आरएसएस के लोग उस गाड़ी को तोड़ते हैं, उस व्यक्ति को बाहर निकालकर मार के पीटते हैं। इसलिए कि उन्होंने हमारा वोट लेकर के अपनी व्यवस्था का निर्माण किया और अपनी व्यवस्था में, उनकी व्यवस्था में यह लिखा कि इसमें यहां शूद्रों के लिए कोई अधिकार नहीं। और हम कहां खड़े हैं? हमने अपने मत का क्या सही प्रयोग किया? क्या इस देश का मुसलमान अपने वोट का सही प्रयोग कर पा रहा? और कर पा रहा है तो मुझे बताए कि कौन सा राजनेता, कौन सी पार्टी ऐसी जो आज उसके फेवर पाकर सड़क पर खड़ा है? मैं घर से सीना चौड़ा करके कहता हूं मेरा कार्यकर्ता लड़ता है जाकर, वो कार्यकर्ता से नहीं हो सकता है, वो कार्यकर्ता देवेंद्र हो सकता है। मेरा कार्यकर्ता ये नीला पट्टा डाल लड़ता है जब किसी मुस्लिम के साथ में जाता है, कोई नेता आकर नहीं लड़ता। और मैं ये भी गलत कहता हूं कि कोई बात तो कहना कहे, लेकिन मेरा नेता चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में ये बात चीख कर कहता है ये गलत हो रहा है, ये संविधान के खिलाफ। अभी हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। हमें सिर्फ अच्छी सी बातें बनानी है या अपनी व्यवस्था का निर्माण करना है। अगर अन्याय अत्याचार से मुक्ति चाहते हो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो और इस देश को बनाना चाहते हो तो समझ लो लाम बंदों का एक मुक्ति हो जाओ और जा जाकर के हम जाओ भीमानी के सदस्य बने, जा जाकर के हम जाओ कि आजाद समाज पार्टी के सदस्य बने और फिर देखिए व्यवस्था परिवर्तित कैसे होगी। हम देखें इस देश में किसकी औकात को 28,000 स्कूल बंद करते हैं, हम इस देश में 1 लाख स्कूल खोलने का काम करते हैं। 1 लाख स्कूल खोल दिए जाए। आइए प्राइवेट स्कूल जो है, जो मोटी मोटी फीस लेते हैं, इनकी नसबंदी ना हो गई सरकार अपने को मुझे कहिएगा कि भैया क्या बात है। ये तो आज प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े पैमाने पर चल रहे हैं कि अगर आपके बच्चे को डेंगू का बुखार हो गया तो आपके घर में आकर है नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50,000 से कम आपके बच्चे की तबियत ठीक नहीं हो सकती। ऐसा क्या 3 दिन एडमिट करके रखेंगे, 5,000 रुपए जिसका कमरे का किराया और फिर वो मोटे मोटे इंजेक्शन जो इंजेक्शन की कीमत 15-16 होती है। ये यहाँ सरकारी हॉस्पिटल का मुफ्त भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सरकारी में भी जाएंगे, जब तक आप बेंच के नीचे से
कुछ दोगे नहीं, तब तक आपके बच्चे की तरफ कोई देखेगा नहीं। ये सब इसलिए है क्योंकि ये सब कॉलम मनु की व्यवस्था में लिखित है। ये सब मनु ने कहा है, पानी ले लो। ये सब मनु ने कहा है कि जब तक तुम लोगों को गुलाम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा राज नहीं होगा। लेकिन गलती से देश के अंदर आजाद समाज पार्टी का शासन स्थापित हो गया तो ये चिकित्सा में लूट मारी है ना, जो ब्लड की रिपोर्ट करने के 500 रुपए लेता है, जो अल्ट्रासाउंड करने के 1000 रुपए लेता है, जो MRI करने के 5000 रुपए लेता है, देखिएगा इनकी भी नसबंदी कर दी जाएगी ना, पता जाएगा इतने पैसे होंगे, इतने पैसे में इलाज करना होगा। अगर कोई मर गया तो फिर सरकार का दल से झेलना होगा। ये सब काम करने के लिए दम चाहिए, ताकत चाहिए। ये सब काम ऐसा नहीं हो सकते। इस काम को कर पाएगा तो अम्बेडकर वाली ही कर पाएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री की तरह नहीं बिना जांच पड़ताल किए ही गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला दे। जैसे अभी दिल्ली में सरकार आई, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वहां जो गरीब छोटी झोंपड़ियों में रहते थे, जिन्होंने कूद कर बीजेपी को वोट दिया, कहा नहीं बीजेपी हमारी पार्टी है, बीजेपी हमारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम किया तो उनके घरों को लौट देने का काम किया। आज वो सड़कों पर होते हुए घूम रहे हैं, जमुना के किनारे वो लोग पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए सहयोग कीजिए। हो सकता है कि मनी से और मीडिया से ना दबाया जाए, माफिया से ना और सारा लिया जाए, क्योंकि मनी मीडिया तो हम लोगों को काम तक कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। हो सकता है किसी गोली पर हम लोगों का नाम लिखा हो। ये क्या है कि हर बार जान नहीं बच सकती, हर बार किस्मत अगर आपके साथ है तो आपको 99 बार बचना पड़ता है। मरने जो मारने वाला है उसका साथ लेने वाले